नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं संप्रति। संप्रति में आज की चर्चा करेंगे पढ़ाई लिखाई पे, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है पढ़ना लिखना भी आदमी के जीवन में सफल होने के लिए। और पढ़ाई लिखाई के कई तरीके होते हैं। एक तरीका जो हम जानते हैं, जो मान्य तरीका है, वह यह कि हम किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक कोर्स होता है जिसको क्वालिफाई करते हैं और फिर हमें हमारी डिग्री के मुताबिक नौकरी मिल जाती है। एक पढ़ाई का तरीका यह होता है जब हम घरों में बैठ के पढ़ रहे होते हैं ज्ञानार्जन के लिए, क्योंकि हमारे पास डिग्रियां हो चुकी होती हैं या फिर नहीं भी होती हैं, तो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और कुछ वैसे लोग भी होते हैं जिनकी मजबूरी होती है कि वो कहीं ना कहीं रह जाएं, कोई काम करते रहें किसी भी व्यवस्था की वजह से। तो काम करते हुए कैसे पढ़ें, इसको लेकर सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई, कई तरह के कार्यक्रम चले और देश में अभी चल रहे हैं कि वैसे संस्थान जहाँ से आप अपना काम करते हुए पढ़ सके, आपको वो डिग्री मिल सके जिससे आपकी तरक्की हो। तो ऐसे में जब हम चर्चा करते हैं कि वैसे संस्थानों की देश के जो आपको घर बैठे पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आपको डिग्रियां दे रहे हैं और डिग्री मान्य भी है, तो हमारे सामने नाम आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का, खुला मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। तो मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, देश भर में, जाहिर है झारखंड में भी, जहाँ इसके 150 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, स्टडी सेंटर्स है जहाँ इनकी पढ़ाई होती है। तो हम यह जानेंगे अगले आधे घंटे के दौरान कि यह ओपन स्कूलिंग सिस्टम में कैसे मिलती है डिग्री, और ये है भी क्या, इसकी डिग्री क्या मान्य है। इस तरह के कई सवाल मेरे मन में भी हैं और आपके मन में भी होंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब को। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह रीजनल डायरेक्टर हैं इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के। आपका स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। और जैसा कि जब कभी हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हमको ये लगता है कि ठीक है, कैसे होती होगी पढ़ाई, कैसे आपका सिस्टम कैसे चलता है। तो पहला सवाल मेरा यही है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जो ऐसे लोगों के लिए शिक्षा देने का कार्य करता है जो कि कभी उस स्कूल नहीं जा सके, ड्रॉप आउट केसेस हैं और किसी वजह से उस स्कूल में जाने का उनको अवसर नहीं मिल सका। तो सबके लिए शिक्षा, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई। शुरू में 1989 में इसको स्टेट ओपन स्कूल SOS के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2002 में इसको नया नाम दिया गया राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। तब से लगातार देश और विदेश में इसके 6000 से ज़्यादा स्टडी सेंटर्स हैं जिस पर कि लगातार ये सारे अध्ययन का कार्य चल रहा है। और इसी कड़ी में झारखंड के लिए हमारा रीजनल सेंटर रांची में है, जो इस समय जिला स्कूल कैंपस में शहीद चौक के पास है। और मेरी गुजारिश है कि अभी जितना अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए लोगों में, वो नहीं है। इसलिए लोग इसे जानने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से भी थोड़ी बातों को जाने, और कभी ऐसा लगता है तो वो रांची में भी क्षेत्रीय कार्यालय में भी आकर इसका पता कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। सर, जब भी कोई सिस्टम काम करता है तो लगता है कि ठीक है, किस किस तरह के कोर्सेज कराते होंगे आप, आपकी डिग्री की मान्यता भी है कि नहीं। क्योंकि एक सवाल, जब ये बाजार का ज़माना है और लोग काफ़ी मध्यम वर्गीय हैं ऐसे राज्यों में जहां हम बैठ के बात कर रहे हैं रांची में, तो लगता है कि ठीक है, हम लगा रहे हैं अपना वक्त और अपना पैसा, तो ये क्या डिग्री मान्य है कि नहीं। बड़ा सही प्रश्न है आपका, क्योंकि ये प्रश्न पढ़े लिखे लोगों के बीच से भी निकल करके आजकल की स्थिति में आ रहा है। क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है कि जहां हम सब कुछ लगा रहे हैं दांव पर, या हम जो अपना समय लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फर्जी हो। लेकिन इस संबंध में हम आपको बता दें कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत ये कार्यक्रम है। और इसकी जो डिग्री और मार्कशीट होता है, एकमात्र ऐसा मार्कशीट और डिग्री है जिसपे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा होता है। और इसकी मान्यता के बारे में जो संदेह है वो बिल्कुल निर्मूल है और कहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी डिग्री पाए हुए बच्चे आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और तमाम हर कंपटीशन में जा रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं। इसलिए इस तरह की सोच लोगों के दिमाग से निकालना होगा।
अगर आप इसे संक्षेप में समझें तो सेंट्रल लेवल पे 3 बोर्ड होते हैं जी। एक सीबीएसई जिसे सारे लोग जानते हैं, एक आईसीएसई जिसे सारे लोग जानते हैं, और तीसरा बोर्ड है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का। 2 बोर्ड इसलिए लोग जानते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं और पूरा समय पेरेंट्स बच्चों पर पूरा ध्यान देता है, और एक रेगुलर रूटीन में जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन के लिए है वो इन दोनों बोर्ड से परीक्षा देते हैं। और जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो ड्रॉप आउट केसेज हैं, जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं और स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जो तीसरा बोर्ड है वो एनआईओएस है। एक ऐसा बोर्ड जिसमें कहीं उम्र की भी कोई बंधन नहीं है, आप अपनी शिक्षा जब चाहे जहां से शुरू करें, जब आपको इच्छा हो कि हमें 10th और 12th करना है, क्योंकि हमारा स्कूलिंग है, हम 10th और 12th की शिक्षा देते हैं बच्चों को, और हम जहां खत्म होते हैं वहीं इग्नू जैसी संस्थाएं शुरू होती हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो एक आम आदमी को समझने के लिए जानना है कि एनआईओएस 10th और 12th कराता है, और हायर एजुकेशन के लिए इग्नू में लोग जाते हैं या और भी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वहां जाते हैं, लेकिन उन चीजों को लोग जानते हैं और एनआईओएस को नहीं जानते हैं। तो इस माध्यम से मैं जो आज ये कार्यक्रम आपके माध्यम से चल रहा है, दूरदर्शन के माध्यम से, निश्चित रूप से झारखंड के सभी लोग इससे लाभान्वित होने की चेष्टा करेंगे, और ऐसा स्वर्णिम जो ये अवसर है जिसे कि गंवाना नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग गांव में, ग्रामीण अंचलों में हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो सकी है, वो इस संस्थान से लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह बनारस के रहने वाले हैं, एक ऐसा शहर जिसके बारे में हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है, या पुराने शहरों में से एक है। हम यह भी कहते हैं कि वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ का चाय वाला भी अच्छी हिंदी और अच्छी अंग्रेजी बोलता है, उसको साहित्य का ज्ञान होता है। तो जाहिर कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से जब सवाल होंगे उनके जवाब आपको उस तरीके से मिल जाएंगे, जिसमें बहुत कुछ गुंजाइश नहीं होती इसकी कि हम दोबारा पूछें। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि जो 10th और 12th की पढ़ाई आप कराते हैं उसमें किन किन विषयों से, क्योंकि कई बार साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का चक्कर भी होता है, तो किन किन विषयों में आपके यहाँ पढ़ाई की जा सकती है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, और ये जानना सब लोगों की बड़ी इच्छा होगी कि आखिर यहाँ किन किन विषयों की पढ़ाई होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सेकेंडरी लेवल पर हम 27 सब्जेक्ट्स और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 29 सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ हैं, और सारे वो प्रमुख विषय हैं जो कि अमूमन सारे बोर्ड में होते हैं, जिसमें साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ सबसे बड़ी सुविधा ये है कि छात्र अपनी सुविधा अनुसार किसी विषय को चुन सकता है, बाध्यता बिल्कुल नहीं है। जैसे और स्कूलों में जाइए तो कहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेना है, या इंग्लिश लेनी है, या ये विषय का कॉम्बिनेशन लेना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन विषयों का चुनाव करते समय ये निश्चित करना है कि आगे चल करके ये दिक्कत ना हो हायर एजुकेशन में। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल छूट है कि आप किसी भी विषय को लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक परीक्षा की बात होती है पढ़ाई करने के बाद कि परीक्षा का भी कोई कैलेंडर होगा कि कब हमारी परीक्षा होगी, फॉर्म हम कब भरेंगे, और फिर उस फॉर्म भरने में हमारा कितना धन लगेगा। क्योंकि जब हम रांची से शहर में बैठ के बात करते हैं और हमको ये पता होता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो गाँव में रहने वाले आदिवासी हैं जिनके पास धन की भी उतनी ही कमी है, तो हमारा यह सवाल अब आपसे है कि इसमें कितने पैसे लगते हैं 10th के फॉर्म को भरने में, ऑब्वियसली 12th के फॉर्म को भरने में भी, मतलब 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने में कितने पैसे लगते हैं, नामांकन कैसे होता है, और इसकी परीक्षा होती कब? इसकी एडमिशन की जो प्रक्रिया है 24/7 यानी पूरे साल चलती है, और विश्व की यही एकमात्र ऐसा यूं कह लीजिए बोर्ड है जो साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक अप्रैल मई में और एक अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जिसको हम स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 अप्रैल वाले एग्जाम को कहते हैं, और जो अक्टूबर नवंबर के एडमिशन है उसको स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 कहते हैं। तो इनमें बच्चे जैसे अप्रैल के लिए जो परीक्षा हो रही है उसके लिए वो 6 महीना पहले से ही वो एडमिशन ले लेते हैं। और एडमिशन का जो आपने प्रश्न किया था कितने पैसे लगते हैं जी, वो मैं आपको बता दूं कि बड़ी नॉमिनल फी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से यह है, और लगभग
1350 रुपए के आसपास 1100। हमारी 3 कैटेगरी है यहाँ फी की, एक मेल कैंडिडेट के लिए, एक फीमेल कैंडिडेट के लिए, एक एससी एसटी और हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए। तो इतनी नॉमिनल फी ली जाती है एडमिशन के समय कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो फी का क्राइटेरिया है वो 10th के लिए 1350 रुपए है मेल के लिए, फीमेल के लिए 1100 रुपए है और एससी एसटी के लिए केवल 900 रुपए है। 12th में यही चीजें 1500 रुपए मेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1250 और 975 जो है एससी एसटी के लिए है। ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, इन्हीं पैसे में आपको संस्थान किताबें भी प्रोवाइड करता है। यानी जितनी एडमिशन में फी आपको दिख रही है, इतनी पूरी 5 सब्जेक्ट की किताबें आपके घर फ्री ऑफ कास्ट जाता है। यहां पे मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि लोगों को जो बहुत सारे तथाकथित यूं कह लीजिए कि कोचिंग या और लोग हैं जिनको जगह जगह इन्होंने अपनी एडमिशन की दुकान खोल रखी है, ये लोगों से बहुत ज्यादा एडमिशन के नाम पे पैसे लेते हैं और किताबों के नाम पे पैसे लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हजारों कई हजारों का बजट बताते हैं। लेकिन हम पूरे झारखंड के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बड़ा नॉमिनल हमारा एडमिशन फी है और वो जो फी देते हैं उसमें उनको किताबें भी मिल जाती हैं। तो पूरी पढ़ाई का खर्च ही उसमें निकल गया। और इसके बाद इनको एग्जाम फी जमा करना होता है एग्जाम के पहले, जो कि नॉमिनल होता है 200 पर सब्जेक्ट के आसपास से अप्रोक्सीमेटली आता है। तो अगर आप कहें तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो मैक्सिमम 2500 में अपनी एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फी पूरा दे सकते हैं। और इसके बदले अगर कहीं उन्हें बेवकूफ बना रहा हो या कहीं कोई कोचिंग वाला हो या कोई दुकान खोल के बैठा हो, वो कई हजार मांग रहे हो, तो ऐसे लोगों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि जब आप पढ़ाई के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या उस तरह की शिक्षा की दुकानों में, कह सकते हैं दुकान इसलिए भी क्योंकि इस तरह की दुकानें खुली हैं और यह हम मानते हैं, इसके प्रामाणिक तथ्य हैं, तो उससे बेहतर है कि आप ऐसे रीजनल सेंटर पर जाएं और वहां जाकर आप यह ज्ञान प्राप्त कर लें कि आपकी पढ़ाई कैसे होने वाली है, कितना पैसा लगने वाला है। सर, एक सवाल है मेरा यह है कि जैसे मैंने आपके यहाँ से 12th कर लिया या 10th की पढ़ाई मैंने कर ली, लेकिन मुझे ये लगता है कि 12th वाली पढ़ाई मैं आपसे ना करूं। जैसे मैं ड्रॉप आउट था 8th क्लास में, 7th किसी भी क्लास में मैंने ड्रॉप आउट बच्चा था, मैंने 10वीं की पढ़ाई आपके यहाँ से कर ली। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई किसी रेगुलर स्कूल से करूं या कॉलेज से करूं, तो क्या यहाँ से पास बच्चों का नामांकन वहां पे आसानी से हो जाता है? 100% बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि मान्यता प्राप्त बोर्ड है। यहाँ से पास आउट बच्चों को कहीं भी एडमिशन मिल सकता है स्कूलिंग सिस्टम में। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, संकोच होना चाहिए कि ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एनआईएस के जो 12th ईयर बच्चे हैं वो एआईपीएमटी में या पीएमटी में जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, जिसमें जनरल और दूसरे स्कूलों के बच्चे होते हैं, उसमें हमारा एनआईएस का बच्चा कैसे शामिल होता? आज एनआईएस से पढ़े बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, यहाँ तक कि विदेशों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन में भी है। तो इस बात को लोगों को तो समझना होगा, क्योंकि जो चीज थोड़ी आसानी से मिलती है उसके बारे में लोगों को संदेह होने लगता है जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल बंट रहा है डिग्री और आगे चल करके हमें मुश्किल होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारे स्टडी सेंटर्स होते हैं, वहां बाकायदे बच्चों की पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम पढ़ाई होती है जी। उनके प्रैक्टिकल्स वहां कंडक्ट कराए जाते हैं, उसका एक समय होता है और वो बच्चे वहां पढ़ करके वो जो टीचर उन्हें पढ़ाते हैं उसके बदले में संस्थान अपने स्टडी सेंटर्स को पैसे भी देता है। तो जो भी लर्नर्स हैं वो वहां जाके अध्ययन भी कर सकते हैं, वहां के टीचर से पूछ सकते हैं। और जो आपका प्रश्न था कि 10वीं अगर एनआईएस से किया तो 12th में कहीं या 11th में एडमिशन होगा कि नहीं, ये संदेह बिल्कुल न करें। बिल्कुल 100% इसमें एडमिशन होगा, कोई भी मना नहीं कर सकता। आपका संस्था ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी देता है, क्या है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट? बहुत अच्छा सवाल है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट एक ऐसी सुविधा है बच्चों को, मान लीजिए कि हम 12th में हैं और सीबीएसई में, और सीबीएसई में हम नहीं पास हो सके और फेल हो गए, तो बच्चा जो है अब हमारे बोर्ड में आएगा और वहां अपने 2 सब्जेक्ट के नंबर वो एज इट इज
क्रेडिट करा लेगा, जिसमें कि वो पास है या ज्यादा नंबर हैं, और उसे 3 सब्जेक्ट के परीक्षा देने होंगे। तो 2 सब्जेक्ट में जिसका वो TOC हुआ, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, उसमें एग्जाम नहीं देना है, और 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देने के बाद 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ जाती है। तो इससे बच्चे का पूरा 1 साल भी बर्बाद होने से बच जाता है, और थोड़ी सी मेहनत भी कम पड़ती है कि उन 2 विषयों के लिए पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी, नंबर वो पहले का उसका जुड़ जाता है उसमें। तो वो तो या तो ICSE बोर्ड का होगा या CBSE का नंबर होगा, फिर वो आप झारखंड बोर्ड का भी हो सकता है, या झारखंड बोर्ड का होगा जी। तो उसको आप मानते हैं जी। और आप जो अपनी डिग्री देंगे उसमें वो जो वहां से लेकर आएंगे नंबर उसमें ऐड हो जाएगा। बिल्कुल, उसे हम अपना मान करके देते हैं जी। वो हमारा जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें ये उल्लेख नहीं होगा कि ये जो नंबर चढ़े हैं या जो नंबर दिए गए हैं झारखंड बोर्ड से हैं या CBSE के हैं या ICSE के। NIS उसे अपना मान लेता है, यानी कि वो क्रेडिट हमारे साथ हो जाती है उसकी नंबर की, और बच्चे को भी सुविधा मिल जाती है। सर, झारखंड जैसे राज्य में क्या कितने एक्टिव हैं? एक्टिव से ज़्यादा यह बता दीजिए कि क्या लोग जागरूक भी हैं, आते हैं आपके पास? कितने स्टूडेंट्स का नंबर अभी आपके पास है? कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं पास? झारखंड में देखिए 24 जो जिले हैं हमारे, इस समय हमारे पास 160 स्टडी सेंटर्स हैं, 160 के आसपास हैं। रांची जिले में अगर बात करें तो हमारे DAV कपिल देव हुआ, रामकृष्ण मिशन आश्रम हुआ, DAV बरियातू हुआ, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां लगातार एडमिशन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ड्रॉप आउट्स इतने बच्चे हैं कि हम चाहें तो इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 5 से 6 हजार बच्चे इनरोल हो रहे हैं NIS में, जो कि एक चिंता का विषय है जी। और इसका प्रमुख कारण यह है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। हमें भी अपने स्तर से एडवोकेसी प्रोग्राम करने होंगे। और हम आपको बताएं कि जब मैंने अभी पिछले महीने ज्वाइन किया तो एक हमने सारे CBSE स्कूल के प्रिंसिपल्स के और झारखंड बोर्ड के प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग DPS में कराई थी, सेल टाउनशिप में। वहां ये प्रिंसिपल्स लोग आए थे और ये चर्चा हुई थी कि कैसे इस एडवोकेसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। तो वो हुआ। और उसके बाद हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने ये कहा था कि पलामू डिस्ट्रिक्ट की ओर जाइए सिंह साहब, वहां भी एडवोकेसी की बड़ी जरूरत है। और पिछले महीने 30 सितंबर को हम लोग पलामू में गए थे और वहां पर एक प्रिंसिपल्स को बुला करके पूरे या CBSE स्कूल के और झारखंड बोर्ड के वहां भी एडवोकेसी की गई और इसे वाइड पब्लिसिटी मीडिया ने भी दिया। तो लोग धीरे धीरे अब जानना शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी जाना होगा इसके लिए। क्योंकि अगर आप कहें 4 लाइनें मैं सुनाऊंगा आपको कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलिए, आपको शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप पूरे आसमान को नापिए। आज सिंह साहब चेयरमैन की बात करते हैं। चेयरमैन इस NIOS के हैं प्रोफेसर CB शर्मा, और यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो रांची के रहने वाले हैं, मतलब झारखंड के निवासी हैं। तो जाहिर है कि झारखंड का कोई आदमी अगर NIOS का चेयरमैन है तो उसको पता है कि पलामू में क्या दिक्कत है, गढ़वा में क्या दिक्कत है, या फिर संताल परगना के अन्य जिलों में जामताड़ा और पाकुड़ में क्या दिक्कत है। इसलिए झारखंड को इसका लाभ तो लेना ही चाहिए। सर, एक सवाल और है आपसे कि जब कभी हम अपनी बात करते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारे अलमनाइज कौन है, किन लोगों को हमने पढ़ाया, और वो बड़ा इंस्पायर करता है लोगों को कि हमारे पास बड़े नाम होते हैं। तो आपके पास कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने आपके यहाँ से पढ़ाई की? मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे NIS के पढ़े बच्चों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, और जो कि लोग जानते हैं, जो वर्ल्ड फेम के हैं, जिसमें शुरुआत हम मैरी कॉम से करें, जो कि वर्ल्ड फेम की बॉक्सर हैं और जो कि NIS से पढ़ी हुई हैं, पास आउट हैं 12th। इसके अलावा अगर आप चर्चा करें काव्या महादेवन की, वो कि केरला की लीडिंग एक्ट्रेस हैं। L अथिरा कृष्णा की बात करें तो वायलिनिस्ट हैं, वायलिन के बड़े अच्छे जानकार हैं। इसी तरह दीपिका की बात करें तो स्क्वैश प्लेयर हैं। सोमदेव बर्मन को सब लोग जानते हैं, जो कि टेनिस के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। और न जाने बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अगर आप करें प्रद्युम्न प्रकाश MB हैं, जो कि गोल्फ प्लेयर हैं।
इसके अलावा MS गणेश जी हैं जो क्लासिकल म्यूजिक के बड़े अच्छे कलाकार हैं, सिंगर हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं जिसपे हम सबको भी गर्व है कि हमारे यहाँ से पास आउट होकर के लोगों ने विश्व में अपनी स्थान बनाई है, तो जिससे NIOS भी बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस करता हो। और यही संदेश हम दर्शकों को देना चाहते हैं कि दर्शक इस बात को समझें कि NIOS से पढ़ा यानी उनके मन में जो भ्रांति है कि ये पता नहीं कैसी डिग्री है, बड़े आसानी से मिल जाती है या क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत तो करनी होगी यहाँ भी अच्छे नंबरों के लिए। आपको PCP क्लासेस में जाना होगा, प्रैक्टिकल भी करने होंगे, TMA के नंबर भी मिलेंगे और परीक्षाएं भी आपको देनी है जैसे और बोर्ड में परीक्षाएं देते हैं। और इस तरीके से आप भी आगे बढ़ सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन सकते हैं और खिलाड़ी बन सकते हैं, प्लेयर। बहुत सारे खिलाड़ियों के पास जैसे वक्त नहीं होता, अगर उन्हें प्रैक्टिस करनी हो तो उनके लिए तो ये वरदान है NIOS कि वो अपनी प्रैक्टिस में लगे रहें। बहुत सारे संगीतकार हैं जो अपनी प्रैक्टिस में लगे रहें और NIOS के साथ जुड़ करके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहें। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि वास्तव में लोगों को आगे तक ले जाने में प्रयासरत है। जब ओपन स्कूलिंग की बात हम करते हैं तो लगता है कि एक बड़ा ही माइल्ड सा बोर्ड है जो बहुत ज़्यादा आपको सुविधा प्रदान करता है। तो एक सवाल मेरा यह भी है आपसे कि अगर मैंने मान लीजिए कि आपके यहाँ एडमिशन ले लिया 12वीं में 11वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के इससे, और मुझे लगा बाद में पढ़ते हुए कि नहीं ये मैथ वाला तो गड़बड़ है, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, मैथ की जगह अगर मैंने कुछ और ले लिया होता तो मेरा ठीक हो जाता, तो क्या हम आपके यहाँ कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद भी अपने विषय को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बातें आती हैं दिमाग में। पहले तो हम ये क्लियर कर दें आपको कि 10th करने के बाद हमारे यहाँ 11 जैसा सिस्टम नहीं है। 1 ईयर गैप करने के बाद वो बच्चा 12th में जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है। एडमिशन की जो विशेषता है, जो मेन फीचर्स है, वो एक बार एडमिशन लेने के बाद बच्चा हमारे यहाँ 5 साल के लिए इनरोल्ड हो जाता है। बार बार उसे एडमिशन नहीं लेना है। और अगर 5 साल की बात करें तो उसमें 9 टाइम्स वो एग्जाम दे सकता है, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम देने होते हैं जी। मान लीजिए एक बच्चा ने 5 सब्जेक्ट लिया, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगली इस परीक्षा में शामिल हुआ और वो केवल एक ही विषय में पास हुआ और 4 में फेल हो गया। वो अब अगले परीक्षा जो 6 महीना बाद आएगा उसकी तैयारी करेगा, और जिसमें वो पास हो गया है उसे वो छोड़ देगा और अगले 4 विषय की तैयारी करेगा। ऐसे करते करते अगर वो एक एक विषय में भी पास होता है तो 2.5 यानी 2.5 साल में वो 5 विषय में पास होकर के भी वो अपनी डिग्री ले सकता है। नंबर 1, आपने जो कहा कि चेंज हो सकता है कि नहीं सब्जेक्ट, बच्चे ने अगर 5 सब्जेक्ट लिया तो पहला एग्जाम में तो उसे अपीयर होना होगा उस सब्जेक्ट से, लगा उस सब्जेक्ट एग्जाम के रिजल्ट से कि वो अब नहीं कर सकता इसमें, तो एक प्लेन पेपर पर चेंज ऑफ सब्जेक्ट की एप्लीकेशन दे करके 100 रुपए का ड्राफ्ट लगा करके रीजनल सेंटर रांची पे भेजेगा, और अगले एग्जाम में वो सब्जेक्ट जो वो चाहता है, जैसे गणित के बदले वो चाहता है कि हम हिस्ट्री ले लें या कोई लैंग्वेज ले लें, तो वो चीजें उसको दे दी जाती हैं, बड़ी इजीली अवेलेबल हैं ये चीजें। तो ऐसे में बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार सब्जेक्ट चेंज करने का भी अधिकार NIOS देती है। रेगुलर पढ़ाई में और ओपन स्कूलिंग में एक बड़ा फर्क यह है कि रेगुलर पढ़ाई के लिए आपको जाना पड़ता है, आपकी वो दिनचर्या में शामिल हो जाता है, और जब आप ओपन स्कूलिंग से कर रहे होते हैं तो आपको आपकी छुट्टी के दिन पढ़ाई की व्यवस्था होती है। तो यही बात मैं आपसे पूछूंगा कि आपके जो 160 अध्ययन केंद्र हैं झारखंड में, पूरे झारखंड में, इसमें पढ़ाई किस किस दिन और किस वक्त पे होती है? ये भी भ्रांति दूर हो जानी चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये बात समझ में लोगों को समझना चाहिए कि चूंकि डिस्टेंस एजुकेशन है और आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं, इसलिए अध्ययन केंद्रों पर छुट्टी के दिनों में, हॉलीडेज में, संडेज में या इवनिंग में शाम के समय ये क्लासेस लगती हैं, जहां उस विद्यालय के टीचर इनको पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार आप नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, अपना काम करते हुए भी इस पढ़ाई को लगातार जारी रख सकते हैं। कई बार एक बार मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरे दांत में खराबी थी, तो मुझे लगा कि मैं दिखाऊंगा तो कहेगा बताइए पढ़ा लिखा व्यक्ति के कैसे खराब है इसका दांत।
तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सुष्मिता सेन के दांतों को हम बदलने की घटना जो है मीडिया में हाइप पे रहा और आप मीडिया के आदमी हैं। पढ़ाई के वक्त भी लगता है कि चलो हमने तो अच्छी पैंट शर्ट पहनी हुई है और मेरा बड़ा सा व्यापार है, पैसे आ रहे हैं और मुझे लोग शहर में जानते भी हैं और मैंने पढ़ाई नहीं की 10th क्लास की, तो फिर कैसे पढ़े? तो वैसे लोगों के लिए आपका जो स्कूलिंग सिस्टम है ये वरदान है। जो लोग आपके पास ऑन द होल पूरे भारत में आते होंगे, उसमें किस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं? बिजनेसमैन ज़्यादा आते हैं या ड्रॉप आउट केसेस के लोग ज़्यादा आते हैं या फिर वैसे लोग ज़्यादा आते हैं जो घरों में गृहिणियाँ हैं या फिर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं? ये तो सही है कि ड्रॉप आउट केसेस के लिए अगर हम देखें तो परसेंटेज उनकी ज़्यादा है, जो कि रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाए, किसी वजह से ड्रॉप आउट हो गए। एक तो वो आते हैं, दूसरे एनआईएस में जो गांव घरों की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो कि किसी वजह से क्या बहुत सारी मुश्किलें होती हैं गांव घरों में, लोग स्कूल तक नहीं जा पाती हैं, लड़कियां औरतें, उनका भी एडमिशन बहुत प्रतिशत ज्यादा है हमारे एनआईएस में जी। और इसके अलावा कई एक उम्र के लोग भी, जो कि बाद में ऐसा महसूस होता है कि अगर थोड़ा हम पढ़ाई करें तो हमें समाज में इस तरह की जो है स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनकी भी एक प्रतिशत होती है। मैं आपको बताऊं, एनआईएस अभी वर्ल्ड बैंक के साथ मिल करके झारखंड के लिए एक तेजस्विनी स्कीम, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक और एनआईएस कर रहा है, तो ये गांव घर की उन्हीं लड़कियों और महिलाओं के लिए है जो 14 से 24 साल की उम्र की हैं। एनआईएस उनके लिए आगे आया है और परीक्षा दिलवाने का काम एनआईएस के माध्यम से वर्ल्ड बैंक कराएगा। ये एक नया अचीवमेंट है जो अभी पिछले महीने इसकी मीटिंग हुई थी और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ घर घर तक एनआईएस की गूंज पहुंचेगी और इस माध्यम से भी ये पहुंचेगा जन जन तक। इसके सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप देख रहे थे संप्रति, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।